स्पेस एच डी अगला थ्योरम है। इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ open set is open। अब ये चीज दिखाना है आपको कि मैट्रिक स्पेस XD में, ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस XD में अगर आप फाइनाइट सेट ओपन सेट लेते हैं और भी फाइनाइट नंबर में लेना है ना, मतलब यहाँ पे कंडीशन है, यूनियन में कोई कंडीशन नहीं, वहाँ आर्बिट्रेरी हो गया। इसका मतलब कि आपकी मर्जी, आप फाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेके यूनियन लीजिए, चाहे इनफाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेके यूनियन लीजिए, कहीं से कितनी भी संख्या में ले लीजिए, उसका यूनियन जो है ओपन सेट ही होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन इंटरसेक्शन वाले टर्म में क्या होगा, इसमें अगर आप फाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेते हैं तभी उसका इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट होगा। अगर आप इनफाइनाइट नंबर में लेंगे तब ये जरूरी नहीं कि होगा ही, ये कंफर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है। मतलब आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिखाई देगा, है ना। कब? जब आप इनफाइनाइट की बात करेंगे, इनफाइनाइट नंबर में आप ओपन सेट लेके उसका इंटरसेक्शन लेंगे तब। बात समझ में आ रही है। ये सब MCQ वालों को सब कुछ लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए कब है, कब इनफाइनाइट के लिए कब है। यही सब बातें भी अब जो ओपन सेट पे चल रहा है, जब इसी को हम क्लोज सेट पे अप्लाई करते हैं तो ये सब बातें लगभग उलट सी जाती हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब वहाँ यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ आपको दिख रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस, वहाँ यूनियन के साथ दिख सकता है ना। यहाँ पर आपको जो है यूनियन के साथ आर्बिट्रेरी दिख रहा है, वहाँ इंटर के साथ आर्बिट्रेरी दिखेगा। बात समझ में आ रही है। कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सेंटेंस देंगे, आपसे ऑप्शन देंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे, इन अ मैट्रिक स्पेस XD द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। चलो हम लोग फाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन मान लेते हैं, किसी सेट को कंसिडर कर लेते हैं और फिर उसी, है ना, इंटरसेक्शन को हमको दिखा देना है ना, कि वह ओपन सेट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं GI। चलो फाइनाइट नंबर की बात है तो एक क्रम को ध्यान रखते हैं। और I is equal to 1 to n, ठीक है, be the finite number of ओपन सेट। यह फाइनाइट नंबर में ओपन सेट है। बात समझ में आ रही है। अब लेट कर लेते हैं G is equal to intersection of I is equal to 1 to n GI। यह मान लेते हैं कि जो भी GI हमारे पास ओपन सेट है, मतलब I इक्वल टू 1 to n, मतलब हमारे पास कितने ओपन सेट है, n ओपन सेट हैं। कौन कौन है? G1, G2, G3, G4, G5 डॉट Gn। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और सब के सब G1, G2, G3, G4, G5 सब के सब क्या है? ओपन सेट हैं। वो सब ओपन सेट है। इसका मतलब कि वो सब के सब, चाहे G1 हो, चाहे G2 हो, चाहे G3 हो, चाहे Gn हो, वो सब के सब अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड है, या उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, या वहाँ से कोई भी पॉइंट लेंगे उसके अबाउट कम से कम एक ऐसा स्पेस जरूर आपको मिल जाएगा जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा, खुद उस सेट के अंदर कंटेन होगा। ये सबके साथ लागू होगा, पूरे G1 से लेकर Gn के साथ लागू होगा। बात समझ में आ रही है। अब उसी को, अब हमको उसका इंटरसेक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। हमारे इंटरसेक्शन क्या आ गया? G आ गया। अब इसी G को हमको शो करके दिखा देना है कि जो इंटरसेक्शन G है वो ओपन सेट है ना। लेट G इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू शो दैट G इज एन ओपन सेट। हमको यहाँ पे यही शो करके दिखा देना है कि G ओपन सेट है। अच्छा, एक बात मैं वहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ वहाँ भी आप लगा सकते हैं। ये जो इंटरसेक्शन लिया हमने, है ना, अब ये इंटरसेक्शन हो सकता है कि आपका फाई हो। इफ GI इज इक्वल टू फाई, मतलब अगर जो G1, G2 जो लिए हैं अगर सब के सब फाई हो, अगर G1, G2, G3 जो लिए हैं अगर सब फाई हो, इस तरीके को हो, है ना। या मैं शार्ट में लिखूँ, अच्छा जरूरी नहीं कि फाई हो, ऐसी बात भी नहीं है ना। अगर ये सबके सब फाई होंगे तो इंटरसेक्शन तो कंफर्म फाई हो जाएगा। अगर ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई एक भी उसमें से फाई हो गया, अगर एक भी फाई होगा तब भी इंटरसेक्शन क्या जाएगा? फाई होगा। तो इफ एनी, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, इफ एनी GI इज इक्वल टू फाई,
अगर कोई भी जी आई उसमें से फाई हो गया, मतलब G1 से लेकर Gn में से कोई भी एक भी फाई हो गया, है ना, तो कंफर्म है कि G इज इक्वल टू फाई हो जाएगा, तब G भी फाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हैं भाई, जिस आप मान लीजिए आपके पास 2 3 4 5 सेट है, मान लीजिए उस 5 सेट में से कोई एक सेट फाई है और 4 में एलिमेंट हैं, तो बताओ इन पांचों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? फाई है तो आएगा ना, फाई ही आएगा। तो हाँ, अगर आप जितने भी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसमें से अगर एक भी फाई निकल गया, एक भी, अधिक से अधिक जितना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी फाई निकल गया, है ना, तो कंफर्म है कि ऐसे सभी सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई ही आएगा 100%। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो हाथ उठा दीजिएगा ऊपर, एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। है किसी को डाउट? है? आप लोग पूरा डाउट है। अभी तो कुछ लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग खुद से पूछें तो सही है। किसी को है डाउट हुई कंफर्म बताइए। क्या जी तुमको समझ में आ रहा है? आपको, आप ही को? हाँ सर। ब्लैक कमांडो का आप ड्रेस पहने हो, बताइए आपको कंफर्म आ रही है? आ रही नहीं आ रही है ना? मुझे यही पता है कि इसमें से कितने लोगों को नहीं आ रहा है ना, लेकिन अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हम सोच रहे हैं आप ही पूछें तो ठीक है। मैं पूछूंगा तो आपकी झुट्टा बेइज्जती होगी। अरे अच्छा बताओ मुझे, ये कितना आसान है। मान लो चलो ए में कुछ नंबर हम ले लेते हैं, चलो ले लिया, बी में कुछ भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया, है ना प्रिंस, सी में कोई भी नंबर आप चाहो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 8 कुछ भी ले लिया, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो डी ले लेते हैं 5, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब इन चारों का इंटरसेक्शन बताओ कितना आएगा? ऐसा एलिमेंट जो सब में हो तो ही आएगा इंटरसेक्शन में। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो सब में है, तो फाई ना आएगा। तो अगर जितने भी सेट आप ले रहे हैं उसमें से कोई एक भी फाई हो गया, कोई एक भी फाई हो गया, तो ये तो गारंटी है कि जब हैं सभी का आप इंटरसेक्शन लेंगे उसको भी कंटेन करते हुए, तो इंटरसेक्शन फाई ही आएगा। यही मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है ना। कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, जितने भी सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसमें से अगर कोई एक भी फाई वाला निकल गया, तो ऐसे सभी सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई ही आएगा। क्लियर है ना सबको? क्या जी कंफर्म ना? चलो हाँ जल्द ध्यान दीजिए। अगर जी फाई हो गया, चलो ठीक है, जी मान लीजिए फाई हो गया, अगर जी फाई हो गया तो कोई समस्या नहीं है, देन जी इज ओपन। क्यों मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फाई होता है ना, फाई और खुद आर एक्स इक्वल टू आर, है ना, बोथ आर ओपन एज वेल एज क्लोज। ये बातें दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, है ना। खुद आर, पूरा आर जो आपका रियल लाइन पूरा जो मेन वही है, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल सेट। वो आर, उसी आर पे ही सब कुछ बातें करते हैं। तो खुद वो पूरा आर और एकदम फाई इम्पटी सेट, है ना, वो दोनों ओपन भी होते हैं एज वेल एज क्लोज भी होते हैं। तो जैसे जी फाई हो गया ओपन हो गया, काम खत्म हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि इफ नो जी आई इज इक्वल टू फाई, मतलब ऐसे इफ जी आई इज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब कोई भी जी आई फाई ना हो, है ना, एंड जी भी फाई ना हो, सब जी आई, कोई भी जी आई फाई ना हो, और इस तरीके से हो कि जो इसका इंटरसेक्शन हो वो भी फाई ना हो, तब अब इसको दिखाना होगा आपको कि अब ये ओपन है कि नहीं। क्योंकि यहाँ तो कंफर्म जी फाई तो कंफर्म हो गया, लेकिन जी नॉट इक्वल टू फाई अब वो ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उसको दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर सर सभी जीआई डिस्जॉइंट हो जाएं, हाँ तो वो तो वही बात हो गई ना। देखो जी, जो जी है मेन हमको जी पे फोकस करना है, जो इंटरसेक्शन है जी का, है ना, मेन जी पे फोकस करना है। जो सभी जी का जो आपने फाइनाइट नंबर में जी आई लिया है उसका इंटरसेक्शन जी है, वो जो जी है वो या तो फाई होगा या नॉट इक्वल फाई होगा, चाहे जी आई कोई कंडीशन होल्ड करे। इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आप उसमें कंडीशन जी आई को लेकर कंडीशन मत बनाइए, आप इस पर खाली फोकस कीजिए कि जो आप इंटरसेक्शन ले रहे हो वो इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या नॉट इक्वल फाई होगा। अब जी आई चाहे जो भी कंडीशन होल्ड करे,
है ना, जिस तरीके का भी हो जी आई हमारा, चाहे वो उसमें वो डिसजॉइंट हो, चाहे वो सब नन इम्पटी हो, चाहे इम्पटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल लास्टली आपको मिलेगा या तो G5 या तो नॉट इक्वल 5। तो अगर G5 देन प्रूफ, खत्म कहानी। अगर G नॉट इक्वल टू 5 तब आपको दिखाना होगा, है ना, विच इम्प्लाइज है ना, देन वी हैव टू शो, तो हमें शो करना होगा, वी हैव टू शो G इज ओपन, G इज ओपन। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब चलो आगे कहानी देखते हैं। सिंस जो G आई है ये ओपन सेट है, इज एन ओपन सेट, G आई मतलब G1 G2 G3 सब ओपन सेट हैं, ये सब ओपन सेट हैं। बात समझ आई? तो अगर ये सब ओपन सेट हैं, या मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ कि ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत तरीके हैं भाई। सिंस G इज नॉट इक्वल 5, अगर G 5 नहीं है तो इसका मतलब सर नमस्कार, इसका मतलब यही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है? अगर G 5 नहीं है तो कोई ना कोई एलिमेंट G में होगा, मिलेगा आपको। G 5 ना होने का मतलब क्या है कि G में कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर आएगा, कम से कम एक तो जरूर आएगा, तब नॉट इक्वल टू 5 है। विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G, बोलो, है ना। अब भाई इस केस में हम अटके हैं जाके, G5 तो काम खत्म, G नॉट इक्वल टू 5 तो हमको दिखाना है, तो चलो G नॉट इक्वल टू 5 तो कंफर्म है कि G में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। अच्छा बताइए, अगर G में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा तो ये भी कंफर्म है कि जो x जो G में आ रहा है वो x GI में भी होगा। किसी किसी नहीं, सब में होगा, गधा का पेड़। कैसे पता है ना भाई? ये G इंटरसेक्शन है, इन सबका इंटरसेक्शन G है। इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट आता है तो सब में होता है, तभी इंटरसेक्शन में आता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अगर जैसे ही आपने बोला कि x G में है, x G में है मतलब G क्या है? इन सभी GI का इंटरसेक्शन है। मतलब आपने जैसे ही बोला कि x जो है इंटरसेक्शन वाले में है, तो ऐसा x सभी GI में होगा, तब इंटरसेक्शन में है। इतनी बात समझ में आई सबको? इसका मतलब देन x बिलोंग्स टू GI, x बिलोंग्स टू G। अब x बिलोंग्स टू GI एंड GI इज एन ओपन सेट, GI ओपन सेट है, वो x GI में है। इसको समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है देन देयर एग्जिस्ट है ना एन ओपन, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर SRIX, या इसको ऐसे भी सकते हैं यस XRI। बात समझ में आ रही है? ऐसे where RI is greater than 0 such that X belongs to SRIX which is contained in GI। ये समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, है ना? सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे ना कि चलिए MCQ ठीक है, जो थे को लिखना पड़ता, आप लोग काफ़ी इसमें राहत में होंगे, है ना। एक संतोष होगा कहीं ना कहीं मन में आपको, किसी कोने में, कि हाँ मन में किसी कोने में आपको एक संतोष जरूर होगा कि हमको ऐसा करना नहीं है, जो ये नौटंकी कर रहे हैं ऐसा हमको नहीं करना है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मन में कहीं ना कहीं संतोष है ना इस बात को लेकर कि हमारा तो MCQ है। अगर मतलब कहीं भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सा टफ हो रहा है या थोड़ा दिमाग में है ना मैनेज नहीं हो पा रहा है, इमेज पूरा नहीं बन पा रहा है, तो ये हो गया कि छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर तो तब बनता जब होता है कि यार हमको लिखना है, आएगा तो हमको लिखना पड़ेगा, तो हमको किसी न किसी कीमत पे तैयार करना ही करना है, तब प्रेशर बनता। तब आप लोग सोचते कि कैसे तैयार करें, तो आप लोग पूछते भी हो सकता है शायद, है ना, घर पे दोहराते तमाम समस्याएं आती, लेकिन अब वही बात है कि मन की किसी कोने में संतोष है। हाँ देखिए यहाँ पे ये बात समझ में नहीं रही ना आपको? इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब आकाश कुमार, हाँ जो भी हो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बारी बारी सबकी बात करूं तो मतलब देखो ऐसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू SR1X इज कंटेन्ड इन G1, x बिलोंग्स टू SR2X इज कंटेन्ड इन G2, है ना, x बिलोंग्स टू SR3X इज कंटेन्ड इन G3, ऐसा ऐसे ही x बिलोंग्स टू
एस आर एन एक्स इज कंटेन्ड इन जी एल, ऐसा है। इस एक लाइन का मतलब ये पूरी बात है। हाँ सर। ये आर आई मतलब सब पे लागू हो रहा है ऐसा। ये बात समझ में आ रही है? अब आगे कहानी सुनो। अब हमको दिखाना लेकिन जी को, हमको दिखाना है जी को ओपन सेट, ठीक है ना। ये सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जी को ओपन कैसे दिखाएंगे ये प्रश्न उठता है। हम लेट कर लेते हैं, यहाँ देखिए मास्टर, हम लेट कर लेते हैं आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2, R3, RN। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं R इक्वल टू कंटेन का मतलब कंसिडर कर लेता हूँ। R जो है वो इन सब का मिनिमम है। मतलब ये R1 से लेके RN तक, भाई इस सब में देखो R1, R2 रेडियस है ना, इन सभी रेडियस में जो सबसे मिनिमम रेडियस होगा है ना, वो मैं R बोल दे रहा हूँ। अच्छा बताओ, इन सभी रेडियस में जो मिनिमम रेडियस वाला स्फीयर होगा है ना, वो सबके अंदर कंटेन होगा। ये मेरी मेन कहने की बात है ना। उसी आर तो समझ में, इस R1 से लेकर RN में जो सबसे मिनिमम वाला रेडियस वाला स्फीयर होगा, वो सभी जो R1, R2, R3, RN रेडियस के सभी स्फीयर हैं, उन सबके अंदर वो पाया जाएगा ना यहाँ पे। तो जैसे ही हम लेट कर लिए यह, तो ये बात ये कंफर्म हो गई कि एस आर एक्स जो होगा इट इज कंटेन्ड इन आर इक्वल एस आर आई एक्स। क्लियर है?